लॉर्डी ने कहा। किसने कहा कि इस बार की प्रतियोगिता में स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल मना है? बस गु किंगफेंग को उसे इस्तेमाल करने से रोका गया है। फिर उसने गुस्से में कहा, यह तो गु किंगफेंग ने खुद कहा था कि वो स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें बेईमानी फ्रॉड का क्या लेना देना? उसने सोचा, वो चाहता है कि मैं धोखा दूं। वैसे भी वो खुद रेफरी है। अगर वो मान जाए तो मुकाबला आसानी से चल सकता है, लेकिन ऐसा करने पर मुझे बहुत सारे ताने और बुरे नाम झेलने पड़ेंगे। भविष्य के डीमन एलिमिनेटर के रूप में तुम्हें न्याय का पालन करना चाहिए, भले ही इसके लिए तुम्हें नाम और बदनामी दोनों झेलनी पड़े। नाम का क्या दाम? अगर मैं येलो रैंक डीमन एलिमिनेटर बन गया तो क्या वो लोग अब भी मेरी बुराई करने की हिम्मत करेंगे? तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कृपया मेरे लॉर्ड, बस अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए। ढोल बजाए गए। इसका मतलब था कि बैटल अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। एक साधारण योद्धा अगर अपने से एक स्तर ऊपर जाकर किसी को चुनौती दे दे तो उसे जीनियस कहा जाता है। अगर कोई 2 स्तर ऊपर जाकर लड़ ले तो उसे एब्सोल्यूट जीनियस कहते हैं। लेकिन उसने तो सीधा 6 स्तर पार कर दिए। ये तो किसी अजूबे से कम नहीं। अब मेरे आसपास के लोग भी तय करने लगे हैं कि वे आयरन क्लॉथ की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। लाइब्रेरी में आयरन क्लॉथ की किताबें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। पूरे टाउन डीमन डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में नहीं, पूरे डा यान साम्राज्य की हिस्ट्री में ऐसा अद्भुत व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ। तभी किसी ने घोषणा की, गु किंगफेंग आ गया है। बाई मा मिंग ने मन में सोचा, असल में इस मुकाबले का केंद्र तो मुझे होना चाहिए था, पर सबका ध्यान तो गु किंगफेंग ने खींच लिया। ठीक है, थोड़ा और खुश हो लो, आखिर में देखना कौन हंसता है। गु किंगफेंग ने कहा, भाई, तुम पूरा प्रोसेस पूरा करके हार मानोगे या सीधे ही हार मान लो? बाई मा मिंग ने जवाब दिया, गु किंगफेंग, तुम ज्यादा घमंडी मत बनो। मुझे पता है कि तुम अपनी डिफेंस पर बहुत भरोसा करते हो, लेकिन मैं बाई मा मिंग भी कोई मामूली नहीं हूं। मेरे पास अपनी बनाई हुई एक स्पीयर टेक्निक है, इतनी ताकतवर कि कोई भी चीज तोड़ सकती है। अगर तुम मेरी एक स्पीयर स्ट्राइक झेल गए तो मैं खुद हार मान लूंगा। कैसा रहेगा? गु किंगफेंग मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम अभी भी पूरा प्रोसेस निभाना चाहते हो। ठीक है, आओ शुरू करो। उसने अपने कंधे के पास से थोड़ा सा कपड़ा नीचे किया और मुस्कुराते हुए बोला, यहीं पर वार करना। मुझे डर है कहीं तुम मेरी कपड़े ना फाड़ दो। बाई मा मिंग का चेहरा लाल हो गया, आंखों में अजीब सी चमक आ गई और उसने मन ही मन सोचा, सब कुछ सच में वैसा ही हो रहा है जैसा लॉर्ड ने कहा था। गु किंगफेंग ने उसकी हरकतें देखकर मन में सोचा, ये बंदा कहीं किसी अजीब शौक वाला तो नहीं? काफी देर से मेरी चेस्ट को घूर रहा है और अब तो थम्स अप भी दिखा रहा है। फिर बाई मा मिंग ने अपनी स्पीयर में पूरी पावर को कॉन्डेंस किया। सारी एनर्जी एक बिंदु पर इकट्ठी हुई। अगले ही पल उसकी स्पीयर रोशनी से भर उठी और सीधा सामने खड़े गु किंगफिंग की ओर दाग दी गई। स्पीयर का वार सीधा उसकी छाती पर लगा। जोरदार धमाका हुआ, फर्श हिल गई और पत्थर टूटकर बिखर गए। उस अटैक में बाई मा मिंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद को संभालते हुए वो बोला, अब तो आखिरकार तेरा काम तमाम हो ही गया होगा, गु किंगफिंग। लेकिन अगले ही पल जब उसने सामने देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें फैल गई और वह चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? ये तो स्पिरिट वेपन था। तेरी बॉडी स्पिरिट वेपन से भी ज्यादा सख्त कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, ये तो गोल्डन बेल टेक्निक है, ये जो सुनहरी आभा दिख रही है वही इसका चिन्ह है। दूसरा बोला, क्या? उसने आयरन क्लॉथ को मास्टर करने के बाद अब गोल्डन बेल टेक्निक भी सीख ली, इसलिए वो स्पिरिट वेपन का वार भी झेल गया। दोनों टेक्निक्स के मास्टरी स्टेज पर पहुंच जाने से उसका शरीर अब येलो रैंक स्पिरिट वेपन जितना मजबूत हो गया है। तीसरा व्यक्ति बोला, यकीन नहीं होता, इस दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जो एक्सटर्नल बॉडी टेक्निक्स को इस स्तर तक पहुंचा दे। गु किंगफिंग मुस्कुराया और शांत लहजे में बोला, तो ये है तुम्हारी खुद की बनाई हुई स्पेयर टेक्निक?
हाथ में स्पिरिट वेपन लेकर उसे अपनी क्रिएशन कहना, सच में तुम भी बड़े कमाल के इंसान हो। बाई मा मिंग का चेहरा फीका पड़ गया। वो बुरी तरह हिल गया और हकलाते हुए बोला, न नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। गुस्से और हताशा में उसने फिर अपनी पूरी जान और ताकत स्पीयर में झोंक दी। एक और जोरदार वार किया, लेकिन इस बार भी सुनहरी घंटी जैसी चमक ने उसके हमले को रोक लिया। गु किंगफिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, मजा आया ना मुझे वार करने में? बाई मा मिंग उसकी बात सुनकर कुछ पलों तक जड़ खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। मन ही मन उसने सोचा, इसकी बॉडी, क्या ये इंसान भी है? तभी गु किंगफिंग ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हुआ? इतनी गहराई से क्या देख रहे हो? बाई मा मिंग चिल्लाया, पहले तो तू बार बार मुझसे कहवा रहा था कि तेरे सीने पर वार करूं। जरूर तेरे सीने में कुछ गड़बड़ है, मैं कहीं और घूमता हूं। वो फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ। गु किंगफिंग भी संयंत्रित खड़ा था, उसकी हर हरकत पर तैयार। बाई मा मिंग ने अपना निशाना लिया, नाभि, यहीं, और वार कर दिया। सब लोग एक पल के लिए थमकर उस मूव को देख रहे थे, लेकिन तभी गु किंगफिंग ने बस अपनी 2 उंगलियों से उसकी स्पीयर को रोक लिया। बाई मा मिंग अंदर से घबरा उठा, सोचते हुए, कमीन, घूम भी नहीं पाया, उसकी स्पीयर कांप रही थी। 2 उंगलियां? उसने बेचैनी से सोचा। गु किंगफिंग ने स्पीयर उठाई, आंखों में हल्की मुस्कान, और बोला, तू किसे घूम रहा है? कहा घूम रहा है? गु किंगफिंग ने स्पीयर उठाकर कहा, अरे भाई, ये कहां घूमने की सोच रहे हो? उसने आगे कहा, सच में, बिल्कुल बुरा तरीका। फिर उसने उसकी स्पीयर को बैटल स्टेडियम से दूर फेंक दिया। सब दर्शक उस तरफ देखने लगे जहां वेपन गिरा था। उसी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, तुम अभी भी मैच देख रहे हो? जल्दी जाओ और ये ट्रेजर उठा लो। सब लोग वेपन लेने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। मुझे मत खींचो। लॉर्ड ही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वेपन तो उसी ने दिया था। लॉर्ड ही ने कहा, येलो ऑफिसर, थोड़ी देर में तुम विजेता को टोकन और ऑफिशियल पोजीशन दे दोगे। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं पहले चला जाता हूं। पीछे से आवाज आई, ओके लॉर्ड ही। लॉर्ड ही ने मन ही मन सोचा, ये तरीका मैं याद रखूंगा। वुड किंग स्वॉर्ड हाथ नहीं आया, और अगर कोई स्पीयर उठा लेता है तो सच में डबल नुकसान होगा। बाई मा मिंग चिल्लाया, मुझे पता था, सच में तेरे सीने में ही कुछ गड़बड़ है। क्यों नहीं किसी और जगह घूमने दिया? गु किंगफिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कहां घूमने की बात कर रहे हो? मैं भी तो आदमी हूं। मैच से पहले मैंने तुझसे कहा था, मेरे कपड़े मत फाड़ना। अगले ही पल बाई मा मिंग का पूरा चेहरा सूज गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी पीटा गया हो। उसने घबराते हुए कहा, मैं गलती कर गया, माफ करना। मन ही मन उसने सोचा, तो उसने नाभि पर वार करने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि कपड़े फटने का डर था। गु किंगफिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा रवैया है, और नहीं तो मैं क्या क्या तोड़ूंगा, इसलिए अब खुद ही नीचे जाओ। बाई मा मिंग ने सोचा, तो मतलब चाहे हाथ में स्पिरिट वेपन हो, मैं उसकी स्किन को भी नहीं भेज सकता। तो फिर मैं अपनी रेपुटेशन के लिए ये सब क्यों कर रहा था? गु किंगफेंग के कपड़े थोड़े फट गए, क्योंकि बाई मा मिंग का थाई गलती से फैब्रिक पर आ गया था। जब उसने गु किंगफेंग की टॉर्न क्लोथिंग के नीचे उसकी चांदी जैसी सफेद स्किन की झलक देखी, तो बाई मा मिंग स्थिर हो गया। वो कुछ समझाने ही वाला था कि गु किंगफेंग की 3 मीटर लंबी लेदर बूट सीधे उसके चेहरे से जा लगी, और संभवतः उसे फिर से रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी। पहले से ब्रूज्ड और वेल्थ से भरा चेहरा अब एक एब्स्ट्रैक्ट पेन का मास्टरपीस बन चुका था। बाई मा मिंग ने सोचा था कि वो खुद हार मानकर अरीना छोड़ देगा, लेकिन एक पल की लापरवाही में गु किंगफिंग ने उसे बिना सेरेमोनियसली प्लेटफॉर्म से बाहर फेंक दिया। अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इस मुकाबले का विजेता गु किंगफिंग। अरीना स्टाफ दौड़कर बाई मा मिंग को उठाने आए, जो लाल चेहरा लिए और नाराज थे। बड़बड़ाते हुए बोले, इससे मेरा क्या लेना देना?
तुम ही तो अपने पैंट्स फाड़ बैठे। दर्शक खड़े होकर ताली बजाने लगे। गु किंगफेंग को इंपीरियल डीमन स्लेयर बनने की बधाई देने लगे। किसी ने आवाज लगाई, तुम जीत चुके हो, अब अपनी नई रोब्स पहन लो। गु किंगफिंग ने अपने फटे हुए कपड़े उतारे और एक अटेंडेंट की ओर मुड़ा। क्या आप इसे डिस्पोज कर देंगे? महिला अटेंडेंट ने सिर हिलाया। जरूर सर। कुछ ही क्षणों में वो लौटकर बोली, शायद हम फिर कभी बात कर सकें। मुझे अब चलना होगा। मुझे आपका बैज और ऑफिशियल रोब्स लाने हैं। थोड़ी देर में वापस आऊंगी। ऑफिशियल हुआंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या ये वही नहीं है जो ऑफिशियल हा ने पहले कहा था? क्यों उसकी नकल कर रहे हो? इन पुरस्कारों में एक ऑफिशियल डीमन स्लेयर सील शामिल है। यह स्पिरिचुअल वेपन नहीं है, लेकिन सुपीरियर क्वालिटी का है। 100 टाइम्स रिफाइंड स्टील से बना है और इसमें एक माइनर फॉर्मेशन है। यह डिमोनिक बीइंग्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें थोड़ी ऑफेंसिव पावर भी है। दूसरा ट्रेजर है डीमन स्लेयर बैज। बाहर से यह सिर्फ आपके स्टेटस का टोकन लगता है, लेकिन इसमें एक फॉर्मेशन है जो डिमोनिक बीइंग्स की डेडली ऑरा डिटेक्ट कर सकता है। यह बैज इस जानकारी को रिकॉर्ड करेगा। इसे मेरिट रिकॉर्डर समझ लो। ऑफिशियल हुआंग ने गु किंगफेंग को फॉलो करने का संकेत दिया। अगर आप तैयार हैं सर, कृपया मेरे साथ आएं। गु किंगफेंग ने अपने अपॉइंटमेंट पेपर्स कसकर पकड़ लिए। ऑफिशियल हुआंग ने जोर से घोषणा की, ग्रेट यान डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गु किंगफेंग मेड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में विजयी होने के कारण मे टाउन के नियमों के अनुसार हम आपकी रैंक को इंपीरियल डीमन स्लेयर ऑफ मे टाउन में एलिवेट करते हैं। बधाई हो सर। गु किंगफेंग हंसा और बोलने वाला था, लेकिन ऑफिशियल हुआंग के मन में उत्सव उतना नहीं था। ये बेवकूफ सच में ऑफिशियल हा को ऑफेंड कर चुका है। अभी हंस रहा है, पर देखना कितना देर तक ये पोजीशन बनाए रखता है। 1 महीने, शायद 2, और फिर वापस फ्लोर्स पर होगा। अपने सामान को इकट्ठा करते हुए गु किंगफिंग ने पूछा, वैसे ऑफिशियल हुआंग, मैंने सुना है कि इंपीरियल डीमन स्लेयर बनने के और भी फायदे हैं जो मुझे अभी तक नहीं मिले। ऑफिशियल हुआंग बिना कुछ छिपाए बोला, हां, वास्तव में इंपीरियल डीमन स्लेयर्स को रिप्लेनिशिंग एसेंस पिल मिलता है और वे स्क्रिप्चर पवेलियन के दूसरे फ्लोर से कोई कल्टिवेशन टेक्निक या मार्शल आर्ट चुन सकते हैं। दूसरे फ्लोर पर खड़े होकर गु किंगफिंग ने आसपास रखी प्राचीन किताबों की शेल्फ्स को देखा और हल्की सांस छोड़ी। बधाई हो, आपके पास यहां किताबें चुनने के लिए 1 घंटा है। समय समाप्त होने पर आपको निकलना होगा। गु किंगफिंग ने चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा, पहली बार दूसरे फ्लोर पर आ रहा हूं। लेआउट रिफाइंड है, लेकिन कलेक्शन पहले फ्लोर जितना एक्सटेंसिव नहीं है। उसने कैजुअली एक किताब निकाली और महसूस किया, चलो देखते हैं मेरी किस्मत क्या देती है। अटेंडेंट गु किंगफिंग के इस अनोखे तरीके को देखकर थोड़ी हैरान हुई और बोली, ये जवान मास्टर बिना देखे किताबें चुन रहा है, कितनी अनकन्वेंशनल। जैसे ही गु किंगफिंग ने पन्ने पलटे, उसे रेजोनेंस का एहसास हुआ। उसने कहा, यही है, लेकिन पुरानी अटेंडेंट ने चेतावनी दी, वो किताब बहुत खतरनाक है, कोई और चुनो। पुस्तकालय के कर्मचारी ने समझाया, जो किताब तुम्हारे हाथ में है उसका नाम है वन सन स्वॉर्ड मैनुअल। ये एक बेहद खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक है। इसमें साधक को सूरज की आग अपने शरीर में समाहित करनी होती है और फिर उसी ऊर्जा को दुश्मन पर वार करने के लिए संकेंद्रित करना पड़ता है। सीधी बात कहें तो इससे पहले कि तुम अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ, खुद झुलसने का खतरा ज्यादा है। इस तकनीक की शर्तें बेहद कठिन हैं। जरा सी गलती से भी इंसान अपनी ही इंटरनल एनर्जी से जलकर राख हो सकता है। कर्मचारी ने अपने चश्मे को सीधा किया और आगे कहा, शैडोलेस स्वॉर्ड, ब्लेजिंग सन स्लैश, डीमन ब्रेकिंग आर्ट। ये सारी तकनीकें राक्षसों और दानवों को मारने के लिए बनाई गई है। तुम्हें कुछ कम खतरनाक और अपने स्तर के अनुसार चुनना चाहिए। लेकिन जैसे ही गु किंगफिंग ने वन सन स्वॉर्ड मैनुअल उठाई, उसे उससे एक अजीब सी जुड़ाव की भावना महसूस हुई। उसने दृढ़ता से कहा, यही मेरे लिए सबसे सही है, यही मेरे लिए बना है। गु किंगफिंग के चेहरे के भाव देखकर कर्मचारी ने सोचा कि शायद वो डर गया है। अभी देर नहीं हुई है। नौजवान,
उसने कहा, कोई और किताब चुन लो। गु किंगफिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूरी किताब को तेजी से पलटकर पढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास पहले से हेवनली फायर ट्रू मैनुअल और एक्सट्रीम ब्लेड सटल्टीज है। ये स्वॉर्ड टेक्निक तो मानो मेरे लिए ही बनी है। अगर मैं इसे व्हाइट बोन लेगेसी के साथ मिला दूं, तो मेरे पास एक और अल्टीमेट टेक्निक होगी। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। फैसला हो चुका था। कर्मचारी ने उसका चेहरा देखकर जल्दी से कहा, नौजवान, दोबारा सोच लो। गु किंगफिंग ने शांत स्वर में कहा, मुझे पहली मंजिल से गोल्डन बेल कैनोपी की एक कॉपी भी लेनी है। कर्मचारी ने सिर हिलाया, वो भी ले सकते हो, लेकिन वो भी काफी खतरनाक टेक्निक है। गु किंगफिंग ने वन सन स्वॉर्ड मैनुअल हाथ में पकड़े हुए कहा, किस्मत पर भरोसा रखो, उसने मुझे चुना है। ये सुनकर कर्मचारी चुप हो गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। गु किंगफिंग मुड़ा और आत्मविश्वास से बोला, अगर पूरे ग्रेट ई डायनेस्टी में केवल एक व्यक्ति इस तकनीक को सीख सकता है, तो वो मैं हूं, गु किंगफिंग। उसके इस अडिग आत्मविश्वास के सामने कर्मचारी बस स्तब्ध खड़ा रह गया। कुछ कह नहीं सका। वो गु किंगफिंग की दूर जाती हुई परछाई को देखता रह गया और बड़बड़ाया, मैंने तो इतनी नरमी से समझाया था। क्या सच में मुझे मूर्ख समझता है? फिर अपनी जगह लौटते हुए उसने धीरे से कहा, गु किंगफिंग, मैंने तुम्हारा गलत अंदाजा लगाया। इस बीच ऑफिशियल हुआंग को एहसास हुआ कि उसने गु किंगफिंग को कम आंका था। वो सोचने लगा, भले ही मैंने इसे पहले उसके इनाम नहीं दिलवाए, पर अब मुझे जरूर जानना होगा कि उसने कौन सी तकनीक चुनी। इसलिए वो स्क्रिप्चर पवेलियन के बाहर इंतजार करने लगा। जब गु किंगफिंग बाहर आया और किताबें दिखाई, उसने कहा, दूसरी मंजिल से वन सन स्वॉर्ड मैनुअल और पहली मंजिल से गोल्डन बेल कवर। ऑफिशियल हुआंग ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, पहली मंजिल पर तो कोई रोक नहीं है, लेकिन तुमने तो गोल्डन बेल कवर पहले ही उच्चतम स्तर तक सीख लिया है, फिर इसे दोबारा क्यों? यह सुनकर गु किंगफिंग ने एक संत की बात उद्धृत की, पुराने ज्ञान को दोहराने से नए ज्ञान की समझ मिलती है। बार बार अभ्यास करने से और ऊंचे स्तर तक पहुंचा जा सकता है। यह सुनकर ऑफिशियल हुआंग का मन हिल गया। उसे समझ आया कि गु किंगफिंग आयरन क्लॉथ शर्ट और गोल्डन बेल कवर दोनों को उच्चतम स्तर तक क्यों पहुंचा सका। केवल उसकी प्रतिभा नहीं, बल्कि उसका निरंतर पुनरावृत्ति का दृष्टिकोण भी उसकी ताकत थी। जब दोनों ने एक दूसरे को विदा कहा, ऑफिशियल हुआंग ने सोचा, ऐसा तलवारबाज जो इतनी सच्चाई से पेश आता है, वाकई प्रशंसा के योग्य है। अब से जब तक लॉर्ड हा खुद आदेश न दे, मैं गु किंगफिंग को कोई परेशानी नहीं दूंगा। पर जैसे ही उसके मन में लॉर्ड हा का ख्याल आया, उसी वक्त लॉर्ड ही फेंगहुआ वहां प्रकट हो गए। ऑफिशियल हुआंग ने उन्हें देखा। चेहरा ढका हुआ, कुछ संदिग्ध से लग रहे थे, और पूछा, लॉर्ड ही, आप यहां क्या कर रहे हैं? और ये मास्क क्यों? ही फेंगहुआ ने घृणा भरे स्वर में कहा, क्या तुम्हारी नाक बंद है? मैं बस शौचालय गया था। इसमें इतना अजीब क्या है? ऑफिशियल हुआंग ने हैरानी से पूछा, कौन ऐसा पागल होगा जो लॉर्ड ही फेंगहुआ के शौचालय पर हमला करे? ही फेंगहुआ ने चेहरे पर घृणा भरे भाव के साथ कहा, मैं रेनबो फीनिक्स ब्लेड ढूंढ रहा था और वो जाकर मेरे आउट हाउस में गिरी मिली। दृश्य ऐसा था जिसे भूल पाना मुश्किल था। उस गु किंगफिंग नाम के कमीने ने न जाने कैसे वो स्पेयर चाओ फेंग सीधा गटर में फेंक दी। इतनी तेज और धारदार स्पेयर की सीधा जाकर गंदगी के गड्ढे के तले में धंस गई। थोड़ी देर बाद जब उसने हालात संभाले तो उसने कहा, खैर, अब आंगन साफ करवा दिया गया है, बस थोड़ी सी खुशबू बाकी है। वो ऑफिशियल हुआंग के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो ऑफिशियल हुआंग, आज का काम तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। फिर अपनी नाक दबाते हुए उसने इशारा किया, चलो, तुम्हारा उज्जवल भविष्य वही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऑफिशियल हुआंग का चेहरा मुरझा गया। मुझे लगता है मेरी सूंघने की शक्ति वापस आ गई है, वो बात पूरी करता इससे पहले ही फेंगहुआ ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। वो चीखते हुए सीधा उसी गटर में जा गिरा, छींटों के साथ गायब हो गया। उधर गु किंगफिंग के कमरे से अचानक जोरदार आवाज
और आग की लपटें उठीं। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मास्टरी मिल जाएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर गहराई से सोच में डूब गया। अगर लोग कहते हैं कि मैंने गोल्डन बेल कवर में महारत हासिल कर ली है, तो अब मैं उसे एक और स्तर ऊपर ले जाऊंगा। मेरे वज्र शरीर के कारण कोई इसका असली असर नहीं समझ पाएगा। बाहरी टेक्निक्स तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं यहां वन सन स्वॉर्ड मैनुअल का अभ्यास करूं, तो शायद पूरा कमरा ही जलकर राख हो जाए। बेहतर होगा कि मैं शहर के बाहर जाऊं। कुछ देर बाद गु किंगफेंग मे टाउन के बाहर दिखाई दिया। वो सूरज की रोशनी में खड़ा होकर शरीर से सोलर एनर्जी सोखने लगा, जैसा कि मैनुअल में लिखा था। रात ढलने तक भी वो रुका नहीं। हंसते हुए बोला, अब रात में सूरज कहां से लाऊं? किताब में लिखा था, सौर ऊर्जा को अपने अंदर की ऊर्जा में मिलाओ। उसे इतना परिष्कृत करो कि वो सूरज की आग जैसी प्रचंड हो जाए। ये पढ़कर गु किंगफेंग ने सोचा, मेरे अंदर तो इनर एनर्जी नाम की चीज ही नहीं है। फिर अगले पन्ने पर लिखा था, उस जलती हुई इनर एनर्जी को तलवार पर केंद्रित करो, फिर उसे विशेष तरीके से कॉम्प्रेस करो जब तक कि वो विस्फोट न कर दे। ये पढ़ते ही उसका चेहरा उतर गया। मतलब अगर जरा भी गलती हुई तो मैं खुद ही राख बन जाऊंगा। उसने सिर पकड़कर कहा, कॉम्प्रेस करो जब तक एक्सप्लोड न हो जाए। ये कैसी पागलपंती वाली टेक्निक है। फिर उसे एक ख्याल आया, क्या मैं टा हुओ बोन फ्लेम को कॉम्प्रेस और एक्सप्लोड कर सकता हूं? उसने तुरंत अपनी तलवार वुड किंग स्वॉर्ड बुला ली। हथेली में तलवार प्रकट हुई और उसके होठों पर आत्मविश्वास की मुस्कान उभर आई। उसने सोचा, अगर ये तरीका सफल रहा तो ये मूव टा हुओ व्हाइट बोन से कहीं ज्यादा तेज और घातक होगी। गु किंगफेंग ने टा हुओ फ्लेम को वुड किंग स्वॉर्ड में प्रवाहित किया और आदेश दिया, कॉम्प्रेस। तलवार ने उसकी आज्ञा मानी। वो बोला, इतना भी मुश्किल नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही उसने एक वार किया, चारों ओर जोरदार धमाका हुआ। धूल और आग के बीच उसका सिर थोड़ा झुलस गया था। लाइक द स्टोरी तो जल्दी से सिने लिंकेज को सब्सक्राइब करो। ऐसी और भी कहानियां आने वाली हैं।